दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं शंकर जोशी। आज जिस कविता की बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि सबका अपना एक गुजरा कल होता है, सबका अपना एक बचपन होता है और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसे जीता भी है। शायद मेरी पीढ़ी अंतिम पीढ़ी रही होगी जिसने उस बचपन को जिया होगा, क्योंकि युग के साथ चीजें बदल जाती है, वक्त बदल जाता है। आज वो वक्त रहा भी नहीं और मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ कि शायद मेरी पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी ने उन लम्हों को, उन जज्बातों को कभी जिया ही नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार टूटकर बिखरते रहे, एकल परिवार होते रहे। ये उस दौर की कहानी है जब लोग संयुक्त परिवार का हिस्सा होते थे। ये कविता उसी का रिफ्लेक्शन है। कविता का शीर्षक है मुद्दत हो गई वो नींद नहीं आई। अब यहाँ पर मैं किस नींद की बात कर रहा हूँ? ये कविता समर्पित है मेरी दादी माँ के लिए, जिनकी मृत्यु हुई बहुत दशक हो चुके हैं। अब सिर्फ उनकी वो शक्ल सूरत धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है, पर एक याद है कि जो जाने का नाम ही नहीं लेती है। कविता इस प्रकार है। कंक्रीट के जंगल जब उगे न थे, गांव हमारे तब शहरों से सने न थे। एक दौर था जब गांव हुआ करते थे, एक दौर आज भी है जब गांव तो है पर उसकी आत्मा जो शहरी हो चुकी है, या कह सके कि एक त्रिशुंग की अवस्था में हम पहुंच गए हैं। कंक्रीट के जंगल जब उगे न थे, गांव हमारे तब शहरों से सने न थे। मिट्टी गोबर से लिपे, मिट्टी गोबर से लिपे, आंगन की वो खुशबू कहीं खो गई। रिश्तों से लिपटी जीवन की वो महक कहीं खो गई। वो दौर था जब कच्चे मकान हुआ करते थे और कच्चे मकानों को महीने में 2 बार मिट्टी से, गारे से या गोबर से लिपा जाता था और लगता था कि नया फिर से जो आंगन है फिर से नए से हो गए। एक उस प्राकृतिक माहौल में हम लोग रहते थे और शायद जिस गोबर को, जिस मिट्टी को आज बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है, हमारे बचपन की महक शायद उसी के अंदर आज भी मौजूद है। वो एक अलग दिन थे, वो एक अलग पूरा युग था। उस युग को हमने बेहतर ढंग से जिया था। अब उन दिनों को यदि याद करें तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक मंजर पेश कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम जब छोटे थे, शाम को जब अलग अलग घरों में खाना बनता था, मेरे 6-7 अंकल थे, सबके घरों में खाना बनता था अलग अलग, पर सबका खाना जैसे शाम ढलती थी, अंधेरा होता था, सबका खाना बाहर आंगन पे आ जाता था। सब मिल बांट कर हम लोग खाते थे। हम काफ़ी छोटे छोटे रहे होंगे उस समय, तो उसकी सब यादें अभी भी दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से ताज़ा हैं। वो भी क्या दिन थे जब दिल और मकानों में दीवारें उठी नहीं थी। देखिए, आज दिल मिलते ही नहीं है। यदि अपना कहने के नाम पर हमारे पास कोई है ही नहीं। हमने शायद पैसा बहुत कमा लिया, पर जो कमाने लायक था उसे हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया। वो दिन थे जब दिल और मकानों में दीवारें नहीं उठी थी। सबका दुख एक का होता था, एक का दुख सबका होता था। हर शाम जब सबके घरों की रसोई आंगन में महकती थी। वो भी क्या दिन थे जब दिल और मकानों में दीवारें उठी नहीं थी। हर शाम जब सबके घरों की रसोई आंगन में महकती थी। सब अपने अपने घरों में खाना बना के ले आते थे,
मिल बांट कर खाते थे, सब साथ पे खाते थे। खाने के दौरान ये पता भी नहीं चलता था कि किस घर में क्या खाना बना है, जिसको जो पसंद है एक दूसरे का लेके वो खा लिया करते थे, क्योंकि दिलों में दीवारें नहीं उठी थी। कहने को तो दीवारें थी, पर दिल इतने पाक साफ थे कि वहां की हर दीवार हम लोगों ने गिरा दी थी। सबके घरों की रसोई आंगन में महकती थी, किसी की दाल, किसी की भात, सब मिलकर थाल सजाया करती थी। किसी की सब्जी है तो किसी की दाल है, किसी की चावल है, और जिसको जो पसंद है एक दूसरे की थाली से चुरा लिया करते थे, और सोचा भी नहीं करते थे, और जी भर के उसे आराम से हम लोग खाते थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई 5 पकवान हम लोग खाते होंगे, नहीं, वो तो उस दौरान अब मयस्सर ही नहीं था, उपलब्ध ही नहीं था। पर जो भी मिलता था वो किसी 5 पकवान से 56 भोग से हमारे लिए कम नहीं हुआ करता था। आगे, बिजली अक्सर गुल रहती। वो दौर था जब बिजली नहीं हुआ करती थी। गाँव में तो ये कंडीशन होती थी कि कई-कई दिन तक बिजली गुल होती थी तो आती नहीं थी। अब वो आती और जाती कब थी पता ही नहीं चलता था। बिजली अक्सर अक्सर गुल रहती, बिजली अक्सर बंद रहती थी। हर घर के दीपक से मिट्टी के आंगन में रोज दिवाली मनती थी। बिजली गुल है तो क्या फर्क पड़ता था, अपने अपने घरों से दीपक लाकर आंगन में रख दिया करते थे, और जहाँ साथ पे बैठकर खाते थे, ऐसा लगता था कि आंगन में रोज दिवाली है। और दीपक भी ऐसे नहीं कि छोटे से दीपक में तेल डाल के रुई का फाया बना के लगा दिया जाता था, और हम लोग छोटे छोटे होते थे। वो जलते हुए दीपक हमें कहीं न कहीं एक ऐसी प्रसन्नता दे जाते थे जिसका शायद किसी भी कविता में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिजली अक्सर गुल रहती, हर घर के दीपक से मिट्टी के आंगन में रोज दिवाली मनती थी। दादी एक वट वृक्ष सी, देखिए, दादी एक वट वृक्ष सी, लताएं बन हम उससे लिपटते थे। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। दादी लगभग 80-90 साल की उम्र होने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, और दादी परिवार के लिए एक वट वृक्ष की तरह थी, और उनका जो झुर्रीदार चेहरा होता है, ऐसे लगता था कि जैसे बरगद के पेड़ की जो टहनियां होती है उधर उधर फैलती रहती है, और उसके झुर्रीदार दादी के झुर्रीदार चेहरे को देखकर यही लगता था कि बस ये फैली हुई टहनियां हैं। उसकी चेहरे की झुर्रियां दशकों की कहानी बयां करती थी। जीवन का पूरा अनुभव, पूरा निचोड़ हमें उसकी झुर्रीदार चेहरे में नजर आता था। और इतनी झुर्रियां होने के बावजूद भी हमें लगता था कि दुनिया में यदि कोई खूबसूरत, सबसे खूबसूरत यदि कोई महिला है तो वो हमें उस समय दादी लगा करती थी। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दादी एक वट वृक्ष सी, लताएं बन हम उससे लिपटते थे। जिस प्रकार से किसी पेड़ के ऊपर लताएं लिपटती है, ठीक वैसे हम, दादी तो एक ही होती थी और हम 5-25 उनके पोते हुआ करते थे, और हर कोई दादी माँ की कंपनी चाहता था, दादी माँ की गोदी उन्हें लिपटना चाहता था, उनकी गोदी में जा पर गोदी तो मात्र एक ही रही। दादी एक वट वृक्ष सी, लताएं बन हम उससे लिपटते थे, झुर्रीदार उसके चेहरे में हम अपना अक्स टटोलते थे। हमारे डीएनए में तो दादी माँ का ही डीएनए था, और स्वाभाविक है कि जब भी उसको देखते थे तो हमें दादी माँ के झुर्रीदार चेहरों में हमें अपनी शक्ल सूरत नजर आती थी। अक्सर हम जब बात करते थे, दादी माँ की जो आंखों की रोशनी है वो धुंधली हो चुकी थी, फिर भी वो आहट से पहचान जाते थे। हमारे बदन की जो खुशबू कहो, चाहे दुर्गंध को, जो भी कहो, उनसे वो पहचान लेते थे। जैसे बालों में हाथ डालते थे, उन्हें पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने उन्हें आंखों की रोशनी कम कर दी थी, पर जो उनका सिक्स सेंस है वो बहुत ही जागृत कर दिया था। दादी एक वट वृक्ष सी, लताएं बन हम उससे लिपटते थे, झुर्रीदार उसके चेहरे में हम अपना अक्स टटोलते थे। साथ में खाना तो महज एक बहाना था, साथ में खाना तो महज एक बहाना था,
दादी की गोदी में सबसे पहले सिर छिपाना था। अब जैसे ही खाना वाना खत्म हो जाया करता था और जल्दी जल्दी हम खाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो जो सबसे पहले खाएगा वो दादी माँ की गोदी पे जाके घुस जाएगा। और हमारी आदत थी कि दादी माँ से हम सहलाते थे, कान में मैल निकालना। उनके पास एक चांदी की वो हुआ करती थी कान में मैल निकालने के लिए, और जैसे ही हम उनकी गोदी में सोते थे तो वो मैल निकालते थे, पर वो चूंकि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए कान के ऊपरी हिस्सों में वो घुमाते फिरते थे। परंतु वो उनका स्पर्श, वो सहलाना, उस वो सब चाहते थे, इसलिए जल्दी से जल्दी साथ में खाना तो महज एक बहाना था। दादी की गोदी में सबसे पहले सिर छिपाना था, और वही हमारा सबसे मेन मकसद होता था। कई बार तो दादी माँ की गोद में हमें कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। हमारी जो माँ होती थी वो फिर हमें उठा के जाके आंगन में जो खाट होते थे वहां जाके सुला देते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। दादी की किस्सों कहानियों में, दादी के किस्सों कहानियों में आसमां से सितारे उतरते थे, और अक्सर दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। हम सालों से सुनते आ रहे थे। दादी माँ के पास गिनी चुनी बहुत कम कहानियां थी, गिनी चुनी 2-4 कहानियां ही थी। और क्योंकि दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, जीवन का निचोड़ उनके पास था, जीवन का अनुभव उनके पास था। जो दो चार कहानियां थी वो अक्सर सुनाते थे, और हम सालों से उसे सुनते आ रहे थे। फिर भी कभी ऐसे नहीं लगा कि हम कहानियों को सुन के बोर हुए। दादी के किस्सों कहानियों में आसमां से सितारे उतरते थे, उसकी गोदी के हम जुगनू, सपने हमारे टिमटिमाते थे। और हम एक प्रकार से उसकी गोदी में लिपटे हुए हम अपने आप को जुगनी तो मानते थे। और जब कहानियां कहती थी दादी माँ, जिससे कहानियां कहती थे, तो ये लगता था कि किसी और दुनिया की बातें यहाँ पर हो रही है, एक सितारों की बातें हो रही है। वो जिस प्रकार से राग से जो दादी माँ गाती थी, वो सुनना ही अपने आप में एक अविश्वसनीय अनुभव था। दादी की किस्से कहानियों में आसमां से सितारे उतरते थे, उसकी गोदी के हम जुगनू, सपने हमारे टिमटिमाते थे। अधखुली आंखों की, अधखुली आंखों की उस धुंधली रोशनी में, अधखुली आंखों की उस धुंधली रोशनी में झुर्रियों भरा वो चेहरा बहुत याद आता है। वक्त पीछे छूटा, वो गुजरा जमाना बहुत याद आता है। जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों में यदि मैं गिनूं तो सबसे बेहतरीन लम्हे वही होंगे। यदि बचपन को मैं याद करूं तो कुछ याद आया नहीं आए। वो अंधेरी रातें जब आंगन में दीपक टिमटिमाया करते थे, हम चारों तरफ होते थे, दादी माँ बीच में होती थी, और उसकी गोदी में सर रखकर हम कहानियां सुना करते थे। एक ही गोदी में 4-5 सर होते थे, और दादी माँ बारी बारी से सबको सहला भी दिया करती थी। वो दौर बहुत याद आता है। ना वो कहानियां लोरिया अब रही, अब ना वो कहानियां लोरिया अब रही, ना वो आंगन, ना वो दादी अब रही। ना वो कहानियां लोरिया अब रही, ना वो आंगन, न दादी अब रही। मुद्दत हो गई बचपन की वो गहरी नींद अब न रही। सालों साल बीत गए, याद ही नहीं आता है कि जो नींद अंतिम बार दादी माँ की गोद में निकाली थी, वैसे निश्चल, वैसी गहरी नींद फिर कब आई। और सिर्फ वो नींद, गहरी नींद अब सपनों में ही कैद है। दादी माँ का वो झुर्रीदार चेहरा अभी सिर्फ ख्वाबों की अमानत है। पलट कर देखता हूँ अपने जीवन के 45-47 सालों को। यदि उन 47 सालों में सबसे खूबसूरत लम्हे जो मैंने गुजारे तो वो मेरी दादी माँ के साथ थे, जब हम काफी छोटे छोटे हुआ करते थे। और होता है कि जो इस धरती पे पैदा होता है उसे जाना ही होता है। और ठीक एक दिन इससे दशकों पहले वही हमारी जो वट वृक्ष था, जो झुर्रीदार चेहरे वाला जो अक्ष था, वो दादी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। पर कब कौन छोड़ के जा सकता है? अपने पीछे इतनी यादें छोड़ जाते हैं।